जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये जो क्लास होने वाली है ये नगरीकरण की होने वाली है। और ये बचा हुआ टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण का। जो मैंने आपको पोर्शन कराया था उसके अंदर मैंने जनसंख्या तो करा दी थी, लेकिन क्लास जैसे जैसे लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसको सेकेंड क्लास में रखा था। तो ये जनसंख्या का एक टॉपिक है और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्लास नंबर 22 है। जितने बच्चे भी होमगार्ड की तैयारी या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं सभी स्पेशल टॉपिक करा रहा हूं। 22 क्लासें हो चुकी हैं, आज की मिलाकर 22 हो जाएंगी। नहीं देखी तो देख लीजिए, चैनल पर पहली बार है, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस बहुत है और क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लास स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। यदि आपसे पूछता है भारत का पहला पहला नगर निगम, निगम यदि आपसे पूछेगा कौन सा था तो ये था मद्रास। कब बना था तो 1688 ईस्वी में, अंग्रेजी टाइम पीरियड में बना था। ये आपने याद रखना है। वहीं पूछे जनगणना, जनगणना 2011 के अनुसार अनुपात किसका, शहरी। और क्योंकि हम नगरीकरण पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शहरी अनुपात कुल जनसंख्या में कितना है और ग्रामीण अनुपात कितना है। ये अनुपात याद रखोगे। अब अनुपात ज्यादा रट्टा नहीं मारना, नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा। तो ये है शहरी, शहरी और ये आ जाएगा ग्रामीण। बड़े आराम से याद हो जाएगा आपके। 31.16% कुल जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या में शहरी प्रतिशत कितना है तो 31.16। वहीं ग्रामीण की बात की जाए तो ये आ जाएगा 68.84। इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रामीण वाला और शहरी वाला। शहरी वाला पूछेगा तो नगरीकरण के पर्पज से पूछेगा, लेकिन नॉर्मली जो ज्यादा पूछा जाता है वो ग्रामीण वाला पूछा जाता है। तो ये आप मार्क करोगे। वही बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसलिए इसकी परिभाषा आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल एक बार जब मुझे आप ध्यान से सुन लोगे तो ऐसे ही आपके याद हो जाएगी और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा भी तो आप आराम से कर पाओगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। तो ये उम्मीद करूंगा कि इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस चीज को शहरीकरण कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। और यहां पर अब देखते हैं परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण आबादी शहर की ओर पलायन करती है, जिससे शहर का विस्तार होता है और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और ये शहरी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे यहाँ कन्वर्ट हो रही है शहरी क्षेत्र में, तो इसका विस्तार होता चला जाएगा जनसंख्या के पर्पज से। तो इसी को क्या कहेंगे, केंद्रीकरण किस ओर हो रहा है तो शहर की ओर हो रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, यही नगरीकरण कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इस पर लॉक लगाता हूं, ये आपसे पूछा जाना चाहिए क्योंकि आज तक यूपी कांस्टेबल का कोई भी, यूपी का मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर ये 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, शायद जेल वार्डन में पूछा गया है। तो ये मेगा शहर यानी कि मेट्रो पॉलिटन पॉलिटन सिटी, ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी जनसंख्या कितनी होती है। तो ये होती है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। कुल की बात की जाए कि भारत के अंदर, भारत में 10 लाख आबादी वाले शहर, 10 लाख आबादी आबादी वाले शहर कितने हैं तो ये 53 शहर हैं। कितने शहर मार्क करोगे तो 53 है। यूपी में कितने हैं तो यूपी में 7 शहर मार्क करोगे। ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको करा दूंगा।
तो इतने पॉइंट आपने यहां से याद करने हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट इसके अंदर नहीं है जो आपने याद नहीं करना या अच्छे से नहीं समझना। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है, या एक बच्चे का मैसेज भी आया था, उसका सजेशन था शायद मेरी स्पीड हर क्लास के अंदर ज़्यादा होती है और मैं बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, तो अब मैं कोशिश यही करूँगा कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिलीवर कराऊँ, साफ लफ्जों में डिलीवर कराऊँ, और जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें हम, भारत का पहला नगरीकरण कहाँ हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था, जो था हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिटी जो थी वो दुनिया की पहली, विश्व की पहली नगरीकरण सिटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका क्वेश्चन बनता है, ये 2350 से लेकर कब तक चलती है? 1750 तक। कुछ किताबों में आपको देखने के लिए मिल सकता है 2500 से लेकर 1750 तक, लेकिन एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा 2350 से 1750 तक। ये आपने मार्क करना है। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी खोज से। खोज किसने की है? तो खोज की है इसकी दया राम साहनी। साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं, हिस्ट्री के पर्पज से यहाँ आए थे, मैंने यही आपको करा दिए। नगर की पहचान कैसे की जाती है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एक नगर की जो पहचान होगी वो यदि नगर पालिका है, नगर निगम है, छावनी बोर्ड है या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति है, उसको हम उससे पहचान कर सकते हैं ये नगर है। तो बस इतना यहाँ से याद करना है। अब देख, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। नॉर्मल चीजें समझनी थी कि नगर की पहचान कैसे होगी, किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो उसमें यदि कोई नगर क्या है, नगर पालिका है, नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया है या छावनी बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, अधिसूचित नगर समिति क्षेत्र समिति के अंदर है, तो वो ही क्या कहलाएगा? नगर कहलाएगा। बस यही पहचान है। उसके बाद ये दो परिभाषाएं देखनी है, जिसमें एक में तो आपने याद रखना है सामाजिक प्रक्रिया और दूसरे में याद रखना है स्थानांतरण नगरीकरण। जब भी स्थानांतरण नगरीकरण का नाम आएगा जी टेलर के अनुसार, और जब भी सामाजिक प्रक्रिया का नाम आएगा क्लार्क के अनुसार। परिभाषा क्या है? गांवों से नगरों में जनसंख्या का, ये मैंने शुरू में ही परिभाषा में बता दिया था आपको कि गांवों से शहरों में या नगरों में जनसंख्या का स्थानांतरण मतलब होता है कि कन्वर्ट हो रही है किस जगह? शहरी क्षेत्र में, वही नगरीकरण कहलाता है। क्लार्क के अनुसार नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीयता प्रेरित होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, बस इससे और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट आ जाएगा नगरीय क्षेत्र। अब नगरीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर कुछ शर्तें बताई गई हैं कि नगरीय क्षेत्र यदि किसी को घोषित करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें पूरी होगी। तो उसके लिए यदि आपसे पूछा जाता है कि वहां की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तब आप मार्क करोगे कि 5000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 5000 तो बहुत कम होती है। नॉर्मली मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव की जनसंख्या भी 12000 प्लस है, लेकिन ये नगर नहीं है। तो इसके लिए और भी शर्तें हैं। यहाँ पर कार्यशील पुरुषों की जो जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या 75% गैर कृषि कार्यों में लगी हो, यानी कि कृषि ना करती हो, उसके साथ साथ कोई औद्योगिक कार्यों में लगी भी हो, तो वो जो क्षेत्र होगा वो नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है या कहलाया जा सकता है। वहीं बात की जाए जनसंख्या घनत्व जो है, ये 400 होना चाहिए। 400 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है कितने व्यक्ति रहते हो? 400 व्यक्ति रहते हो, फिर उसको घोषित किया जा सकता है नगरीय क्षेत्र। लेकिन ये दो शर्तें भी होने जरूरी है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का आप बताओगे 382 वर्ग किलोमीटर, ये मार्क करोगे। यूपी का पूछेगा यदि आपसे, यूपी का कितना है? तो 829 वर्ग किलोमीटर।
ये मार्क करोगे। तो ये दोनों पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। वहीं बात की जाए जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो तो उसे शहर की संज्ञा भी दी जा सकती है। ऐसा ये कुछ शर्तें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा राज्यवार स्थिति। राज्यवार में स्थिति आपसे पूछी जाएगी किसकी? नगरीकृत राज्य। यदि आपसे पूछता है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत के मामले में, जिसके अंदर जितनी भी जनसंख्या है वो ज्यादातर नगरीकृत है, फिर आपने मार्क करना है गोवा। गोवा मार्क करना है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा केरला, जिसका नया नाम हो चुका है केरलम। वही न्यूनतम नगरीकृत राज्य प्रतिशत के मामले में यदि आपसे पूछता है, फिर आपने आंसर करना है कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लिए एक पॉइंट और याद रखना है आपने, यहां पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यदि आपसे पूछता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य के अंदर है प्रतिशत के मामले में, फिर आपने मार्क करना है हिमाचल प्रदेश। नॉर्मली बात की जाए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके अंदर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सभी राज्यों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। पॉइंट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया है सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या किस राज्य में? अब इसमें कुल जनसंख्या में पूछ रहा है, प्रतिशत के मामले में नहीं पूछ रहा। तो सर्वाधिक कहां है? तो ये आ जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र। स्थल अवरुद्ध की बात करें, लैंड लॉक्ड की बात करें, तो ये आपने याद नहीं रखना। वैसे यदि पूछा जाएगा तो आपने इसको पंजाब मार्क करना है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ना तो कांस्टेबल वालों से पूछा जाएगा ना होमगार्ड वालों से। नॉर्मली ये थोड़ा सा जो हाई लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये मैंने करा दिया अभी आपको, सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा आ जाएगा? फिर आपने दिल्ली मार्क करना है। दिल्ली वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा नगरीकृत है, यूटी मतलब। दूसरा कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, चंडीगढ़ को छोड़िए, आप एक ही याद रखिए, दूसरा आपसे नहीं पूछा जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत वाला कौन सा आ जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, जिसके अंदर सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या है। बस ये पॉइंट यहां से याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाए यदि कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां पर पूछा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की। और दूसरा स्टेट जो हो जाएगा ये बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में मैंने अभी बताया 90% से ज्यादा लोग जो हैं ग्रामीण है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या किसकी? ग्रामीण की। कुल जनसंख्या में न्यूनतम, जैसे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम सिक्किम के अंदर है। वहीं प्रतिशत के मामले में जैसे सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहीं न्यूनतम प्रतिशत कहां पर है? फिर आपने गोवा मार्क करना है। ये चीज आप याद रखोगे। और उसके साथ साथ नगरीकरण के 4 प्रमुख कारक बताए गए हैं। ये कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। और उसके साथ डी एक ऑप्शन आपको इनमें से अलग भी मिल सकता है। तो 4 प्रमुख कारकों में आर्थिक अवसर नॉर्मली हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से मुझे सुन लोगे तो याद हो जाएंगे। और एक ही बार पढ़नी होती हैं चीजें, फिर जाकर सीधे एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट होती है। आर्थिक अवसर जैसे रोजगार और पैसा होगा तो वहां जनसंख्या ज्यादातर नगरीकरण की ओर बढ़ावा होगा उस क्षेत्र को। अब इसको क्षेत्र कहेंगे हम। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, यदि यहां पर आर्थिक अवसर बढ़िया है इस क्षेत्र में, यदि यहाँ की शिक्षा विद्यालय कोचिंग बहुत अच्छी है, यदि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, यदि यहाँ पर परिवहन ट्रांसपोर्ट जो है अच्छी है, तो ये जो जगह है धीरे धीरे नगरीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये किसी के भी लिए हो सकता है। मान लीजिए अभी जो आपका गांव है वहां पर आर्थिक अवसर, कोई फैक्ट्री वगैरह बहुत अच्छे से लग जाए और उसके साथ साथ शिक्षा, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी खुल जाए,
और उसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाए और परिवहन खुल जाए, तो धीरे धीरे जो आपका गांव है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नगरीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नकारात्मक प्रभाव। देखिए इसके दो तरह के प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों ही आपके आईक्यू बेस्ड होते हैं और नॉर्मल आप क्वेश्चन कर लोगे। सकारात्मक प्रभाव मैंने नहीं रखे क्योंकि सकारात्मक प्रभाव में आप इन सब चीजों को जोड़ सकते हो। नकारात्मक प्रभाव मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है ये। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं, फिर करेंगे कि नकारात्मक प्रभाव में कौन कौन से आपने एक बार कैजुअली देखने हैं। शहरीकरण के फलस्वरूप, ये स्कीप था क्वेश्चन में, ये मतलब को आंसर करना था आपको कि दर उच्च होती है, किस चीज की दर उच्च होती है, फिर आपने बताना था कार्बन उत्सर्जन की दर उच्च होती है। और ये प्रभाव कौन सा था, पर्यावरणीय प्रभाव था, जो पर्यावरण है उसका प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन की दर जो है यहां पर उच्च हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें, देखिए यहां पर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कैसे, पारंपरिक जीवन शैली का क्षरण होता है। कैसे होता है कि जो सादगी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो सामूहिकता होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, वो शहरी क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिलता। सामाजिक तनाव और अपराध बढ़ता है, जैसे भीड़ बढ़ती है, संसाधन की कमी होती है, तो फिर वहां पर आपराधिक प्रक्रिया भी होती है और उसके साथ साथ सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या होती हैं, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पारिवारिक विघटन होता है, गांवों के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर चाचा जितने भी होते हैं, जो और दूसरे परिवार के भी होते हैं, ज्यादातर एक जो मतलब बाबा दादा, उससे भी दादाओं का जो परिवार होता है, वो सब इकट्ठे होकर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं मिलता देखने के लिए, क्योंकि घर छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर ये चीज, इन चीजों का अभाव होता है, यानी कि परिवार का विघटन हो जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश में विशेष। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मैंने अभी बताया था आपको, पूरे भारत के अंदर 10 लाख यानी कि मिलियन प्लस सिटीज जो है वो कितनी है, 53 है। और यूपी में कितनी है, तो यूपी में मैंने अभी आपको बताई थी 7। यहां पर शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की बात करेंगे हम, शहरी क्षेत्र में नगर, नगर इसकी बात करेंगे तो कानपुर पहले स्थान पर आ जाएगा। हालांकि जनसंख्या के मामले में प्रयागराज जो है पहले स्थान पर है, लेकिन नगरीय या शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कौन आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा। वैसे आपने याद नहीं करना, केवल एक पॉइंट यही याद करिए, बाकी सब पे मैं कांटा मारता हूं, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। कानपुर नॉर्मली याद रखेंगे बस। नगर निगम की बात की जाए तो यूपी के अंदर 17 नगर निगम है, और जो 17वां है ये आपसे पूछा जाता है, कौन सा आ जाएगा, का है जहानपुर, जहानपुर, ये याद रखोगे आप। वहीं नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये लगभग में आती है, लगभग लगभग 199। वहीं बात की जाए कुल शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं इसके अंदर, फिर आपने मार्क करना है, ये आ जाएंगे 734, और ये भी तकरीबन लगभग में ही है। तो ये डाटा बस इतना याद रखना है, नॉर्मली आपसे ये पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी करा दिया आपको। उसके बाद आ जाएगा जो जनसंख्या है, जैसे नगरीकरण जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस शहर की है सबसे ज्यादा, फिर गाजियाबाद की, और न्यूनतम कहाँ की आ जाएगी, श्रावस्ती। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दोनों नगरीय जनसंख्या में, क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, एनसीआर क्षेत्र है, तो यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रतिशत में भी नगरीय जनसंख्या किसकी है, और नॉर्मली भी किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, गाजियाबाद की। कुल जनसंख्या बात की जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग प्रयागराज की कुल जनसंख्या सबसे अधिक है। वहीं मोहाबा जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला। जनसंख्या घनत्व मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यूपी का कितना है, 829 है, और गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। साक्षरता दर की बात की जाए तो साक्षरता दर है
उत्तर प्रदेश के किस नगर की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। नॉर्मली वैसे भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जगह या किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो गौतम बुद्ध नगर की है, क्योंकि ये दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाएगा श्रावस्ती। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्मार्ट सिटी और एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है, दिल्ली, और दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, ये पूछा गया था, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। कब दिया गया? तो ये दिया गया था 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन जो होता है 1991 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना इसको अच्छे से। संविधान में पूछा जाता है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, तब आपने मार्क करना है कि 1991 में जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। एनसीआर के अंदर कितने यूपी के कितने जिले शामिल हैं, तो फिर आपने मार्क करना है जिले कितने हैं। तो एनसीआर में वैसे तो नॉर्मली बात की जाए 24 जिले हैं। कितने राज्यों के हैं? तो इसके अंदर 3 राज्यों के हैं, और 3 राज्यों के 3 राज्य भी कौन कौन से हैं? 3 राज्य आ जाएगा आपका यूपी, हरियाणा और उसके साथ साथ राजस्थान। ये आपने याद रखने हैं। 24 जिलों में से 3 राज्यों के 24 जिलों में से 8 जिले जो हैं यूपी के पास हैं। तो यूपी के कितने जिले हैं इसके अंदर? 8 जिले। ज्यादातर यही पूछता है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर में कंसीडर नहीं किया जाता, तब आपने मार्क करना है जो भी ऑप्शन के अंदर दिया होगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, और उसके साथ साथ 8वां आ जाएगा आपका मेरठ, जो मेरा भी जिला है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो हम इसको कैंसिल ही करेंगे। स्मार्ट सिटी वैसे 10 हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। वैसे रट्टा नहीं मारना कि भैया कौन कौन सी है स्मार्ट सिटी, बस ये कि कितनी संख्या है। 10 स्मार्ट सिटी है यूपी के अंदर, और एनसीआर के 8 जिले हैं। सीमा का निर्धारण, किसकी सीमा का निर्धारण? जो नगर निगम होते हैं, जहाँ पे म्युनिसिपल होती है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है, उसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? फिर आपने मार्क करना है राज्यपाल। राज्यपाल। सर्वेक्षण की बात की जाए कि एक शहर की सटीक सीमा कौन बताएगा, उसका निर्धारण कौन करेगा कि एक शहर की सटीक सीमा मतलब कि बिल्कुल निर्धारित सीमा क्या है, तो वो सर्वेक्षण अधिकारी करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद पीसीएस में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में यूपी के। तो सर्वेक्षण अधिकारी करता है। इतना पॉइंट बस यहां से याद रखना है, और इसमें आपने ज्यादा महारत हासिल नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नगर पंचायत। आपसे पूछा जाएगा कि एक नगर पंचायत बनने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि मेट्रोपॉलिटन शहर बनने के लिए कितनी आबादी का होना आवश्यक है, तो यह आ जाएगा 10 लाख से अधिक आबादी का होना आवश्यक है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह यदि ये पूछा जा सकता है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि नगर पंचायत बनने के लिए कितनी आबादी का होना आवश्यक है। फिर आपने मार्क करना है 30,000 से लेकर 1 लाख तक। अध्यक्ष वगैरह मैं अभी नहीं कहूंगा कि आप इनको याद करिए। अध्यक्ष करना है आपको नगर निगम का। ये इंपॉर्टेंट होता है, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि नगर निगम जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या महापौर होता है। वहीं नगर पालिका बनने के लिए 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक होना आवश्यक है। और मेगा शहर महानगर की बात की जाए तो 10 लाख से अधिक होना आवश्यक है। ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में ये कुछ पॉइंट हैं, बस उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी क्लास थी, इसके अंदर इतना कंटेंट नहीं था। पहला नगर निगम मैं आपको बता चुका हूं, मद्रास था, 1688 में बना था। सबसे नगरीकृत धर्म पूछेगा तो जैन समुदाय है। जीवित शहर लिविंग सिटी ये पूछे यदि आपसे तो वाराणसी है। वहीं राजकोट की बात की जाए जो गुजरात के अंदर है, सबसे छोटा शहर जिसकी 10 लाख आबादी वाला, तो 10 लाख की आबादी वाला भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है? फिर राजकोट।
और ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसकी जो जनसंख्या हो 10 लाख मतलब पार कर चुकी हो, 10 लाख। ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए, ये मैंने आपको पर्यावरण में भी पढ़ाया था कि WHO के अनुसार जो नगर होते हैं उनके अंदर नॉर्मली कितने डीबी तक की ध्वनि सुरक्षित होती है, फिर आपने मार्क करना था 45। तो ये पॉइंट कुछ आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नगरीकरण में कुछ नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बुक के बारे में मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, जो बच्चे मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं, तो बुक मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा।